दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अभिवादन स्वीकार कीजिए के यादव का। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास 12 का डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप समझिए इस चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंस है और किन बच्चे के लिए यह वीडियो कारगर होने वाला है। तो थोड़ा समझते हैं हम। यह देखिए, सीबीएसई का सिलेबस अगर देखा जाए तो बेसिकली यह जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये तो हालांकि हर एक स्टेट बोर्ड के लिए भी वैलिड है, क्योंकि हर एक स्टेट बोर्ड में भी चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें डिटर्मिनेंट कहीं ना कहीं है, किसी ना किसी चैप्टर में। सीबीएसई में आपका चैप्टर नंबर 4 हो गया तो कहीं ना कहीं पे है। और सीबीएसई के को ध्यान में रखते हुए खास करके हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो उसका जो अभी लेटेस्ट सिलेबस है 2023 एंड 2024 वाला, ठीक है, तो उसमें यह जो है ना 10 मार्क्स का वेटेज रखता है, 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। और बेसिकली अलजेब्रा वाले पार्ट में आता है। अलजेब्रा वाले पार्ट में उसमें दो चीज आता है, एक मैट्रिसेस एंड सेकेंड होता है डिटर्मिनेंट। तो अलग अलग लोग इसको अलग अलग ऑर्डर में पढ़ाते हैं। कुछ लोग पहले मैट्रिक्स को पढ़ाते हैं फिर डिटर्मिनेंट को, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप डिटर्मिनेंट को पहले पढ़ लेंगे तो मैट्रिक्स पढ़ने में और भी शायद आसानी हो। क्यों? क्योंकि कुछ मैट्रिसेस ऐसे हैं जिसको हम लोग डिफाइन ही करते हैं किसके हेल्प से, डिटर्मिनेंट की हेल्प। तो बेहतर होगा हम लोग पहले डिटर्मिनेंट को अच्छे तरीके से समझ लें, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे बिल्कुल लोग बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल सीबीएसई लेवल तक जाएंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस भी करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, और भी वह सारे क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए प्रैक्टिस करने लायक है। तो वह मैं जो हूँ सारे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। तो यह जो डिटर्मिनेंट का सीक्वेंस है, जो भी वीडियो मिलेगा एक के बाद एक, तो आप सारे वीडियो को फॉलो करें। आपको कहीं से कोई अलग मटेरियल देखने की ज़रूरत नहीं होगी, और आपको क्या होमवर्क करना है, कौन से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये मैं बताते जाऊंगा वीडियो के साथ साथ। तो आप बने रहिए। चलिए सबसे पहले वो लोग हेडिंग डालते हैं डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऐसे मुलाकात जो है ना डिटर्मिनेंट से आप लोगों की हुई होगी। कब? जब आप फिजिक्स में a क्रॉस b वेक्टर पढ़ रहे होंगे और वह a और b जो है कंपोनेंट फॉर्म में रहा होगा। एक तो तब वेट हुआ होगा। दूसरा, जब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल को आप निकालने की कोशिश किए होंगे डिटर्मिनेंट से, x1 y1 x2 y2 1 x3 y3 1, ऐसे करके एक टर्म आया होगा। ऑफकोर्स हाफ ऑफ, फिर ये मॉड आ जाता था। तो यह जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होता था यह आपने निकाला होगा। तो थोड़ा बहुत तो आइडिया है, लेकिन आपके पास वहां पे लिमिटेड आइडिया था। आप प्लस माइनस प्लस ऐसे करके सॉल्व करते थे, पर ऐसा यहाँ पे नहीं है। हम कितने तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे जब इवेल्युएशन ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट है क्या यह समझते हैं। डिटर्मिनेंट है क्या? तो मैं फिर से कह रहा हूं, देखिए इसमें सीबीएसई के हिसाब से यूनिट वाइज वेटेज दिया हुआ है, ठीक है। 10 मार्क्स दिया हुआ है कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट मिला के। तो मैट्रिक्स से कितना पूछेगा, डिटर्मिनेंट से कितना पूछेगा, यह फिक्स नहीं, लेकिन फिर भी यह मान के चलिए कि मैट्रिक्स से थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है और डिटर्मिनेंट से थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है। और मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन होता है तो उसमें डिटर्मिनेंट ऑटोमेटिकली किसी न किसी फॉर्म में वो इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो यह देखिए, सबसे पहले डिफिनेशन इट इज, लिखते चलिएगा, नोट प्रॉपर बनाइएगा ताकि जब आप रिवीजन करें या फिर जब आप पढ़ें तो आपको कहीं और खोजने की ज़रूरत ना पड़े। और जब आप अपनी नोट्स से पढ़ते हैं ना तो उसका मज़ा कुछ और होता है। आप कितना भी अच्छे फॉर्म में पीडीएफ या जहाँ से भी आप डाउनलोड कीजिए, ठीक है, कोई भी साइट से डाउनलोड कीजिए, कोई टॉपर का नोट्स लीजिए, वो उतना असर नहीं करता है जितना कि आपके हाथों से लिखा हुआ नोट्स असर करता है। इस बात का आप लोग ख्याल रखेंगे, ठीक है। नोट्स वो लोग प्रॉपर बनाएंगे, ठीक है। इट इज, डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन लिख लीजिए, इट इज एन अरे, इट इज एन अरे, इट इज एन अरे ऑफ नंबर्स, इट इज एन अरे ऑफ नंबर्स प्लेस्ड, इट इज एन अरे ऑफ नंबर प्लेस्ड between two vertical
two vertical lines, two vertical lines in square form, in square form, in square form, which has some value. ओके क्या मतलब हुआ इसमें? देखिए एक तो टर्म आता है अरे, एक अरे आ गया और दूसरा आ गया स्क्वायर फॉर्म। वर्टिकल लाइंस आप समझ रहे हैं, ये वर्टिकल लाइंस, इनके बीच में वो अरे प्लेस्ड होगा। अब अरे क्या है? अरे मतलब अरेंजमेंट कहिए, अरेंजमेंट। जैसे अगर हिंदी जो बच्चे समझते हैं, हिंदी में अगर मैं बोलूं तो अरे का जो आसपास का वर्ड है वह है एक व्यू, व्यू इसके आसपास का एक शब्द है, ठीक है। जैसे आपने चक्रव्यूह का नाम सुना होगा, है ना। तो वो जो चक्रव्यूह था अभिमन्यु के लिए रचा गया, तो वह भी तो एक स्ट्रक्चर ही तो था, एक अरे ही तो था। तो देखिए जैसे मैं अगर बोलूं ए बी सी, यह भी एक अरे है, लेकिन यह कैसा अरे है? यह ट्रायंगुलर अरे है, ठीक है। अगर मैं बोलूं ए बी सी, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, यह भी एक अरे है, यह भी एक अरे है, यह भी एक अरे है, लेकिन ये कैसा अरे है? ये एक रेक्टेंगुलर अरे है। लेकिन इसने ट्रायंगुलर रेक्टेंगुलर की बात नहीं की, इसने स्क्वायर की बात की। तो स्क्वायर में क्या होगा? स्क्वायर में क्या होगा कि आप देखेंगे ए बी सी डी, अगर मैं यह लिखा, अब यह जो अरे बना, यह जो अरे बना बिल्कुल स्क्वायर बनाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो आप इसका खूबी खुद देखिए कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो पहले हॉरिजॉन्टल लाइन में जितने भी नंबर्स हैं अलग अलग, तो वह इसके नीचे भी होने चाहिए। नहीं तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो यहाँ भी है, लेकिन यह देखिए ये अरेंजमेंट अलग तरीके से है, ठीक है। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम लोग कहेंगे क्या? स्क्वायर फॉर्म, है ना। तो अब आते हैं एग्जाम्पल पे, ठीक है। आई होप आपको स्क्वायर फॉर्म समझ में आ गया होगा और अरे का मतलब भी समझ में आ गया होगा। तो यह ले लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, 1 2 7 9, 1 2 7 9, देखिए बिल्कुल स्क्वायर फॉर्म है, ठीक है। फिर और एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो यह तो डिटर्मिनेंट का एग्जाम्पल हो गया। फिर एक एग्जाम्पल ले लिया 1 2 3 4 5 6, अब ये स्क्वायर फॉर्म है क्या? नहीं। कौन सा फॉर्म है? कमेंट करके बताइए कौन सा फॉर्म है ये वाला, ठीक है। तो बिल्कुल यह रेक्टेंगुलर फॉर्म है और ये डिटर्मिनेंट नहीं हो पाया। अगर मैं बोलता हूं 193 152 102, अब स्क्वायर फॉर्म है क्या? नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल ये स्क्वायर फॉर्म बनता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल स्क्वायर फॉर्म। देखिए जितने लाइंस हैं और यहां पे जैसा एलिमेंट लिखा गया जितना 193, तो हर एक के नीचे एलिमेंट कहीं पे छूटा हुआ नहीं, आप समझ रहे हैं ना। तो इस फॉर्म को हम लोग क्या कह रहे हैं? हम लोग इस फॉर्म को ही स्क्वायर फॉर्म कहते हैं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, क्या यह डिटर्मिनेंट है? क्या यह डिटर्मिनेंट है? तो बिल्कुल है, यह भी स्क्वायर फॉर्म है, ये भी, ठीक है। तो जब भी हम लोग डिटर्मिनेंट की बात करेंगे तो उसमें क्या हो गया, जितना आप हॉरिजॉन्टली जितना नंबर को लिखा गया है उतना ही वर्टिकली भी उतना ही लिखा गया हो। देखिए कहने क्या मतलब हो गया, ये देखिए जो आप नंबर्स को देख रहे हैं हॉरिजॉन्टली रखा गया है, और वर्टिकली में देखूं तो इन्हीं नंबर्स का वर्टिकली भी पोजीशन है कुछ ना कुछ। अब देखिए, अब यह जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम लोग रो कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन है कॉलम कहते हैं। उस पर हम लोग आगे आएंगे, लेकिन आप फिलहाल यह समझ लीजिए स्क्वायर फॉर्म क्या है और डिटर्मिनेंट क्या है। और इन सारे डिटर्मिनेंट का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा ही होगा। अब यह डिटर्मिनेंट ही नहीं है तो इसका वैल्यू क्या होगा? और इसका वैल्यू आप आगे जानेंगे कि जो 5 जो है 1/1 डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू भी 5 ही निकल के आ जाता है। मतलब जो इनपुट होता है वही आउटपुट आ जाता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी कि डिटर्मिनेंट क्या है। तो अब बिल्कुल भी डरिए मत, यह बहुत ही आसान सा टॉपिक है। और मैथ्स जो चीज़ है ना, वो डरने का नहीं, मैथ्स मोहब्बत की चीज़ है, ठीक है। और अगर आपको मैथ्स से मोहब्बत नहीं है, अगर आपका मैथ्स से लगाव ख़त्म हो गया है, मैथ्स से आपको डर सा बन गया है, तो मेरे साथ चलिए, ठीक है, मेरे साथ चलिए। इतना आपसे दावा है कि आपको मैथ्स से मोहब्बत तो हो ही जाएगा,
ठीक है, सूरत है। अगर आपको डिटर्मिनेंट से डर लग रहा है या फिर और भी टॉपिक से डर लग रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग सीखते जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि आप भी ताजी भाभी का इस शेर से इत्तेफाक रखेंगे कि तुम्हारे गम से हम बाहर आ गए, तुम्हारे गम से हम बाहर आ गए, हिज्र से निकलने के मंतर आ गए, तुम्हारे गम से हम बाहर आ गए, हिज्र से निकलने के मंतर आ गए। और मैंने तो तुम्हें अंदर आने को कहा, मैंने तो तुम्हें अंदर आने को कहा, तुम तो दिल के अंदर आ गए। तो यह बिल्कुल आपके दिल के अंदर आ जाएगा। अगर एक बार आप इसे अंदर आने के लिए आप अपने दरवाज़ा तो खोलिए, अपने घर का दरवाज़ा तो खोलिए, बिल्कुल ही आपके दिल में प्रवेश कर जाएगा। ये एक ऐसा टॉपिक है। और कहा जाता है ना कि एक बार आपको मैथ से मोहब्बत हो जाए ना, फिर जुदाई हो नहीं सकती इस जीवन में। ठीक है, यह बिल्कुल तय बात है। आप जब तक जीवन में होश में रहेंगे, आप कहीं भी मैथ्स को देखेंगे, आप इंजॉय करेंगे। कुछ भी मैथ्स का कुछ प्रॉब्लम हो या जो भी चीज़ हो, मैथमेटिकल चीज़ों का भी इंजॉय करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपका डर मैं हटा पाऊंगा और थोड़ा लगाव आपका मैं मैथ्स से करा पाऊँ। तो यह देखिए, हेलो, डिटर्मिनेंट में हमने डिटर्मिनेंट का हमने डिफिनेशन देख लिया। ठीक है, अब कुछ चीज़ें और है, जैसे कि रो एंड कॉलम, रोज एंड कॉलम। अच्छा, ये स्पेलिंग जो है ना, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कई लोग रोज को सुन के वो रोज डे वाला रोज लिख दिए होंगे, तो वो रो नहीं है, यह अलग रो है। ठीक है, तो रोज क्या है और कॉलम क्या है। अब देखिए, अभी हमने देखा कि जो डिटर्मिनेंट होता है, जो डिटर्मिनेंट होता है वह एक स्क्वायर अरेंजमेंट होता है। कौन सा अरेंजमेंट होता है? स्क्वायर अरेंजमेंट। तो वो वर्टिकल लाइंस के बीच में भी लिखा होता है। तो सपोज क्या ऐसे लिखा हुआ है कहीं पे 1 2 9 5 3 7 102 102। अब ये देखिए, अच्छा, ये जो भी नंबर है 1 2 9 5 3 7 102, ये सब एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट कहते हैं या फिर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट कहते हैं। ठीक है, तो यह देखिए, अब ये जो हमने नंबर्स को लिखा हुआ है, अब हॉरिजेंटली इसका कुछ ना कुछ देख रहे हैं, ये नंबर्स को हॉरिजेंटली भी लिखा है। हर नंबर जो है किसी न किसी हॉरिजेंटल लाइन पे भी है और हर नंबर किसी न किसी वर्टिकल लाइन पे भी है। अब देखिए, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो है, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन, यह जो नंबर हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म करता है उसको रो कहते हैं। ये देखिए 1 2 9, यह एक हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म किया, उसको क्या कहे? रो। ये 3 5 3 7, यह भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म कर रहा है, इसको भी रो कहेंगे। 102 को थोड़ा ध्यान से देखिए, यह भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म करेगा, इसको भी हम लोग रो कहेंगे। अगर 151 को देखा जाए तो ये एक वर्टिकल लाइन फॉर्म कर रहा है। 230, यह दूसरा वर्टिकल लाइन बना रहा है। 972, यह भी क्या है? एक वर्टिकल लाइन फॉर्म कर रहा है। तो जो वर्टिकल लाइन जो फॉर्म हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं कॉलम, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो फॉर्म होता है उसको क्या कहते हैं? रो। तो गिनती, काउंटिंग कैसे होती है, नंबरिंग कैसे होती है? तो टॉप टू बॉटम। ठीक है, रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 ऐसे। और कॉलम की गिनती कैसे करते हैं? लेफ्ट टू राइट, और रो टॉप टू बॉटम। यह बात क्लियर है? तो अब डिफिनेशन लिख लीजिए, रो का डिफिनेशन, फॉर्मल डिफिनेशन क्या होगा। ऐसे तो आपको बात समझ में आ ही गया होगा, ऐसे तो आपको बात समझ में आ गया होगा। तो लिख लीजिए, नंबर प्लेस्ड, ठीक है, हॉरिजॉन्टली फॉर्म, नंबर प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली फॉर्म रो, नंबर प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली फॉर्म रो। ठीक है, और कॉलम क्या हो गया? कॉलम क्या हो गया? कॉलम, ठीक है, नंबर प्लेस्ड vertically, number placed vertically is said to form या said to be formed column। ठीक है, तो जो वर्टिकली जो नंबर रखा गया है यह कॉलम बना रहा है। अब देख रहे हैं, कॉलम बना रहा है, कॉलम बना रहा है। और हॉरिजेंटली जो नंबर्स को रखा गया है यह क्या बना रहा है? रो बना रहा है। वही लिखा है, नंबर प्लस हॉरिजेंटली फॉर्म रो। क्लियर है? ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए, नंबर प्लेस्ड
हॉरिजॉन्टली इज सेड टू फॉर्म रो। एक ही बात है, ठीक है। रो की गिनती हम लोग कैसे करते हैं, टॉप टू बॉटम, और कॉलम की गिनती लेफ्ट टू राइट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लिख लीजिए, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, मामला को आगे बढ़ाते हैं। रो और कॉलम आ गया समझ में। नेक्स्ट लिखिए ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट लिखिए ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, डीटी का मतलब वही डिटर्मिनेंट से ही है, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो लिख लीजिए इफ अ डिटर्मिनेंट हैज n रोज, ऑब्वियस सी बात है कॉलम भी इतना ही रहेगा। अभी हमने पढ़ा कि जितना रो हो, जितना हॉरिजॉन्टल लाइन होगा उतना ही क्या होगा, वर्टिकल लाइन होगा। किसमें, डिटर्मिनेंट में। मैट्रिक्स में ये अलग हो सकता है। मैट्रिक्स में कई केसेस में क्या होगा कि 3 रो हो गया कॉलम 2 हो गया, 4 रो हो गया कॉलम 3 हो गया, ठीक है। यह भी होगा कि 2 रो है 2 कॉलम भी है, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स चैप्टर में हम लोग इसको डिटेल से थोड़ा देखेंगे। फिलहाल आप ये देखिए कि जितने रो है उतना ही कॉलम डिटर्मिनेंट में होगा, यह बात तो तय है, ठीक है। तो इफ ए डिटर्मिनेंट हैज n रो, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है उतना ही कॉलम होगा। देन डिटर्मिनेंट इज सेड टू बी ऑफ ऑर्डर n और n बाय n। देखिए n क्रॉस n जो लिखते हैं, पढ़ते हैं इसको n बाय n है, ठीक है। जैसे 3 × 3 ऐसे आपको लिखा हुआ दिखेगा, इसको पढ़ते कैसे हैं, 3/3, ठीक है। 3/3 का मतलब क्या हो गया कि 3 रो 3 कॉलम। तो ये तो ऑब्वियस है ना, अगर हम इसको ऐसे भी बोलते हैं और 3, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट इज 3, तो यह तो ऑब्वियस है कि 3 रो होंगे उसमें और 3 कॉलम होंगे, इसके लिए तो कोई परेशानी है ही नहीं। तो आप इस बात को लिख लीजिए। ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है कि ये अगर 4 रो 4 कॉलम है तो उसका उस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर कितने हो गए, 4। 5 रो 5 कॉलम है तो डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या हो गया, 5, ठीक है। 2 रो 2 कॉलम है तो डिटर्मिनेंट का ऑर्डर कितना हो गया, 2, ठीक है। 1 रो 1 कॉलम है तो डिटर्मिनेंट का ऑर्डर कितने हो जाएंगे, 1, सिंपल है। फिर लिखिए कि देखिए अब ऑर्डर तक समझ में आ गई होगी आपको। एक और चीज आपको मैं बता रहा हूं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। 1 2 9 1 7 2 5 0 1 2 3 0 5 1 5 0 2। एक डिटर्मिनेंट लिए। पहली बात तो आपसे ही मैं ऑर्डर पूछ लेता हूं, इसका ऑर्डर बताइए। ऑर्डर कितना है, 4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। क्यों, 4 हॉरिजॉन्टल लाइन है, 4 ही वर्टिकल लाइन है, ठीक है। तो इसमें देखिए अब जितने भी ये नंबर्स हैं तो ये क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये सारे नंबर 1 5 जो भी आप देख रहे हैं, 2 9, ये सब सबके सब एलिमेंट हैं। तो कितने एलिमेंट है, अगर आप ध्यान से देखिए कितने एलिमेंट है, 4 रो हैं 4 कॉलम है, तो सिंपल है 4 × 4 4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 16 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप देखिए अगर ये स्क्वायर फॉर्म है, अगर ये स्क्वायर फॉर्म है तब तो डायगोनल भी बन रहा है, डायगोनल भी बन रहा है। देखिए डायगोनल भी बन रहा है। ये 0 डायगोनल में नहीं है, 2 है डायगोनल में, ठीक है, 0 यहाँ पे। देखिए तो आप तो कहेंगे सर डायगोनल तो हम ऐसे भी बना सकते हैं। बोले बिल्कुल, पर आप थोड़ा लेट पैदा हो गए। डायगोनल को आप, इसको डायगोनल आप कंसिडर नहीं कर सकते, या डायगोनल नहीं है, डायगोनल नहीं है। ये डायगोनल कौन सा है, यह जो आप देख रहे हैं 1 2 3 2, यह डायगोनल है। और ये जो एलिमेंट है 1 2 3 2, ये डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं। इनको छोड़ के बाकी जितने भी डायगोनल है, इनको छोड़ के जितने भी एलिमेंट है 7 1 1 2 5 2 9 1 5 0 5, यह सब ऑफ डायगोनल है या फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। बात समझ में आ गई। तो यह जो है ये है डायगोनल, यह है डायगोनल या फिर प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। और इसका नाम हो जाता है प्रिंसिपल डायगोनल कहिए या फिर डायगोनल कहिए, और डायगोनल ही कहते हैं, ठीक है। आप कह सकते सर यह डायगोनल क्यों नहीं लिया गया, तो फिर से मैं कहा तो एक तो
जब भी जिन्होंने इसके ऊपर काम किया उसको कुछ और हसीन चीज़ें इसमें दिखी हैं जो कि इसमें नहीं दिखी। वह मैं अभी आपको बताता हूँ वो कौन सी बात है जो कि इस डायगोनल में एक खास बनाता है और इस डायगोनल को खास बनाता है और इसे ही डायगोनल कंसीडर कर लिया जाता है। वह बात यह है पोजीशन ऑफ एलिमेंट। तो आप इसमें एक और चीज़ समझ जाइए, फिर मैं इसको डिटेल से लिखा दूंगा कि देखिए जैसे आप क्लास में बैठे ना तो हर एक बच्चा का अपना रोल नंबर होता है ना। तो उसी तरह से जितने भी कंस्टिट्यूएंट हैं यहाँ पे हर एक का अपना एक रोल नंबर होगा, या फिर कहिए हर एक का अपना एक पोजीशन होगा। तो वह पोजीशन कैसे लिखते हैं उसको हम लोग समझते हैं। तो यह देखिए अगर मैं बात करूं इस वन की बात करूं तो अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट रो में है। अब फर्स्ट रो में आप कहोगे गुरुजी 1 2 9 सब तो फर्स्ट रो में है, लेकिन मैं बोलूंगा देखो अभी ये यूनिक हो जाएगा। कैसे? फर्स्ट रो में कॉलम वाइज भी इसको देख लो, कॉलम वाइज भी देख लो। तो कौन सा कॉलम में फर्स्ट कॉलम में। अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आपको बस एक यूनिक एलिमेंट मिलेगा और वो कौन है? 1। देख रहे हैं? देखिए फर्स्ट कॉलम में आपको चार एलिमेंट इधर से मिल जाएंगे, समझिए। लेकिन वह एलिमेंट जो फर्स्ट रो में भी हो और फर्स्ट कॉलम में भी हो वह तो सिर्फ यही है। इस बात को आप समझ रहे हैं ना? तो कहने का मतलब रो और कॉलम अगर हम बता दें एक एलिमेंट के लिए कि कौन सा रो और कौन सा कॉलम में है तो हम बता सकते हैं उसका पोजीशन क्या है। ठीक है, आपके जैसा नहीं कि रोल नंबर 1 रोल नंबर 2 रोल नंबर 3 ऐसा लिखने की जरूरत ही नहीं। हम तो सिंपली इसको ऐसे लिख देंगे, कोई भी एलिमेंट हो उसको पहले उसका रो नंबर फिर क्या कॉलम नंबर लोअर सबस्क्रिप्ट में। अगर आप यह लिख दिए तो आप सीधी सी बात है आप उसका पोजीशन लिख दिए। ठीक है, तो कहने मतलब यह ए आई जे से रिप्रेजेंट किया जाता है। आई क्या है? रो नंबर है। आई क्या है? रो नंबर है। और ये क्या है? कॉलम नंबर। ध्यान रखना कई बच्चे इसको पहले कॉलम नंबर फिर रो नंबर, यह सब मत कीजिए। बिल्कुल आप मानिए इनकी बात कि ये पहला एलिमेंट, ये जो पहला आप देख रहे हैं लोअर सबस्क्रिप्ट का पहला वाला नंबर वह रो नंबर को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा वाला नंबर कॉलम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब यह देख लो अगर मैं इसकी बात करूं यह इसका पोजीशन क्या हो गया, तब तो ये A11 हो गया। ठीक है, अच्छा यह इसका पोजीशन थोड़ा बताइए। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का बात है। फर्स्ट रो में तो मैं फिर से बोला ना फर्स्ट रो में चार एलिमेंट है, लेकिन इसको यूनिक कौन बनाता है? कॉलम। ठीक है, रो नंबर और कॉलम नंबर दोनों बता दीजिए फिर वो यूनिक एलिमेंट हो जाएगा। तो अब इसका पोजीशन हो जाता है A12। ठीक है, आप इसी तरह से इसका पोजीशन भी बता रहे हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यह हो जाएगा फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। देख पा रहे हैं? अब देखिए फिर यहां पे आइए, इसका पोजीशन क्या हो जाएगा? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। वापस से मैं आपको इसका पूछ लिया, यह इस एलिमेंट का थोड़ा पोजीशन बताइए। तो पहले रो नंबर दैट इज थर्ड रो, फिर कॉलम नंबर फोर्थ कॉलम। आई होप समझ में आया। तो थोड़ा ध्यान से देखिए जितने भी डायगोनल में जो एलिमेंट हैं आप 3 का पोजीशन देखेंगे, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 का पोजीशन देखिए तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो आप यह देखिए कि इसमें डायगोनल एलिमेंट का जो रो नंबर है वही क्या है? कॉलम नंबर है। तो अगर डायगोनल इसको कंसिडर किया गया है तब यह पॉसिबल हुआ। अगर इसको कर लिया गया होता, जो कि हुआ नहीं है, अगर इसको किया जाता तो शायद यह फैसिलिटी नहीं मिलती। इसका पोजीशन क्या है? 1 4, लेकिन इसका पोजीशन क्या है? 4 1। समझ रहे हैं ना? 4 1। तो वो चीज थोड़ी ना आ रहा है, मतलब डायगोनल में जैसे आ रहा था A11 A22 ऐसे नहीं आ रहा है पोजीशन। बात समझ रहे हैं? तो डायगोनल एलिमेंट में जो पोजीशन है इसमें रो नंबर और कॉलम नंबर क्या होंगे? बराबर होंगे। आई होप आपको यहां तक समझ में आया। फिर से मैं बोल रहा हूं ये डायगोनल एलिमेंट है, बाकी सारे क्या है? ऑफ डायगोनल एलिमेंट है। अच्छा कितने डायगोनल एलिमेंट हुए इसमें? अगर ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या है? 4 बाय 4 का है, तो 4 डायगोनल एलिमेंट है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? 16। तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितने होंगे? 16 माइनस 4। क्लियर है ये चीज? तो लिख लीजिए एक नोट करके। अब कुछ नोट हम लोग देखेंगे जो कि काफी कीमती है और इन नोट को डिमोनेटाइज नहीं किया जा सकता है, मतलब ये हमेशा हमेशा के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, तो देखिए पहला चीज, ठीक है, ए आई जे रिप्रेजेंट्स एलिमेंट
element present in ith row elements present in ith row and jth column क्या मतलब हुआ कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है A23, इसका मतलब क्या हुआ, एलिमेंट प्रेजेंट इन सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो बातों ही बातों में आपने कंस्टिट्यूएंट का या फिर एलिमेंट का रोल नंबर लिखना सीख गया है ना। तो जितने भी कंस्टिट्यूएंट है सबके रोल नंबर होंगे, बिल्कुल ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स in determinant of order n is n square। n स्क्वायर होगा, ये आपको पता है। अगर ऑर्डर 3 है तो 9 एलिमेंट होंगे, 4 हैं तो 16 होंगे, 5 ऑर्डर का है तो 25। तो आपके जो सिलेबस में है ना, तो 3/3 डिटर्मिनेंट काफ़ी है, ठीक है। हालांकि हम आपको 4/4 भी इवेल्युएट, 4/4 क्यों, n/n हम आपको इवेल्युएट करने बता देंगे, लेकिन आपके जो सिलेबस को 3/3 तक सफिशिएंट है, ठीक है। तीसरी बात, नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इन डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n इज n। कितना है, n ही होंगे। अभी हमने देखा कि 4/4 का डिटर्मिनेंट है तो 4 डायगोनल एलिमेंट है, 5/5 का है तो 5 है। समझ रहे ना बात को। फिर देखिए, अच्छा आप खुद ही बता दीजिए नंबर ऑफ, अच्छा नो नहीं है, ठीक है, नंबर को हम लोग शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, अब डॉट जरूर लगा दें, ठीक है। नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इन डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n कितना हो जाएगा, खुद बताइए कितना हो जाएगा, इज n स्क्वायर माइनस n, टोटल हो जाएंगे n स्क्वायर, और डायगोनल एलिमेंट n हो गए तो n स्क्वायर माइनस n ही तो हुए। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इज n स्क्वायर माइनस n, और इसको क्या लिखा जा सकता है, और n इंटू n माइनस वन। तो सीधे अगर मैं 4 ऑर्डर का नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट पूछूं तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 12। 5 ऑर्डर का पूछूं तो नंबर ऑफ डायगोनल कितने हो जाएंगे, 5 इंटू 4 है ना, 5 माइनस 1 है ना, तो 5 इंटू 5 माइनस 1 दैट इज 20। तो सिंपली आप ऐसे भी बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखिए इसमें। तो इस बात को समझना जरूरी है कि AIJ क्या मतलब रखता है, ठीक है दोस्तों। हम लोग यह समझ गए कि नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट कैसे काउंट करते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितने हो गए, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो लोग जान ही रहे हैं, ठीक है। अब एक और अच्छी बात हम समझते हैं यहाँ पे कि अगर ऐसा मान लीजिए कि n ऑर्डर का, ठीक है, n ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, ठीक है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, n की जो वैल्यू 1 से लेके कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, मतलब अगर 1 हो गया तो 1/1, 2 हो गया तो 2/2, मतलब 10/10 का भी डिटर्मिनेंट पॉसिबल है, 50/50 का भी पॉसिबल है। तो यह सारे डिटर्मिनेंट हमें 50/50 तक ऑफकोर्स नहीं पढ़ने, 3/3 तक ही पढ़ने हैं, हमारे सिलेबस में यहीं तक है। लेकिन डिटर्मिनेंट तो पॉसिबल है ना, तो हम एक जनरल तरीका समझेंगे डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट कैसे करते हैं, ठीक है, और n/n डिटर्मिनेंट को लिखते कैसे हैं, हम लोग यह समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा। यह देखिए, और ये जो डिटर्मिनेंट है ना, आगे आप क्रैमर्स रूल पढ़ेंगे, तो क्रैमर्स रूल जो इक्वेशन सॉल्व करने का इतना बेहतरीन तरीका है
कि आप सोच भी नहीं सकते। मान लीजिए ना आपके पास अभी 3 वेरिएबल का इक्वेशन है, तो आप 3 वेरिएबल का इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे? आप तो अपना देसी तरीका लगा देंगे कि पहले चलिए एक्स वाई जेड का इक्वेशन है, तो पहले जेड को किसी 2 इक्वेशन को सॉल्व किया जाए, फिर जेड को हटा दिया जाए, फिर जेड हटा के फिर एक्स वाई को सॉल्व किया जाए। ऑफकोर्स आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन यह और आसानी से सॉल्व करने में आपको मदद करेगा। अगर यह सीख लेने के बाद आप दोबारा वो हिम्मत ही नहीं करेंगे कि मैं ऐसा करूं। ठीक है, आप आराम से क्रैमर्स रूल का यूज करके आप इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यह देखिए यह कैसे लिखा जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, a11 a12 a13 डॉट 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 a1n, फिर a21 a22 a23 डॉट 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 a2n a31 a32 a33 डॉट 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 a3n, ऐसे ही चलते जाएंगे। ठीक है, n ऑर्डर का है तो हॉरिजॉन्टली भी n रो होगा, वर्टिकली भी, मतलब हॉरिजॉन्टली n लाइन है, वर्टिकली भी n लाइन होंगे, तो पहला दूसरा तीसरा कहां तक चलेगा? n तक। तो an1 an2 an3 और ये ann तक चला गया, ये ann तक चला गया। ठीक है, तो अब यह जो इतना बड़ा डिटर्मिनेंट आपको देख रहा है, तो चलिए इसको चुटकी बजाते ही छोटे फॉर्म में लिखते हैं। कैसे? aij से लिखे और यहाँ बगल में लिख दिया n/n, लिख दिया n/n। तो आप इतना बड़ा लिखिए चाहे इतना छोटा सा लिखिए, भाव एक ही है। कहने का मतलब क्या है कि पूरे समुद्र को एक घड़ा के अंदर रख दिया गया है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चंस में आपको इस फॉर्म में मिलेंगे कि इतना बड़ा लिखने के बजाय ऐसा aij फॉर्म में लिख देगा, n×n लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो इसका मतलब यही होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n, और अगर आप एक्सपेंड करें इसको तो यही मतलब हुआ। ठीक है, i कहां से वैल्यू उठाएगा? 1 से शुरू करेगा, कहां तक पहुंचेगा? n तक। और j भी जो है ना 1 से शुरू करेगा वैल्यू उठाना, और कहां तक जाएगा? n तक। ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर आप मूव करेंगे तो लोअर सबस्क्रिप्ट का पहला पार्ट कांस्टेंट रहता है। देख लीजिए, या 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, कहीं भी चले जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे n है, n है, n है। लेकिन आप वर्टिकली अगर मूव करते हैं तो लोअर सबस्क्रिप्ट का जो दूसरा पार्ट है वो आपको कांस्टेंट मिलेगा। देख रहे हैं? ठीक है, देख रहे हैं पोजीशन का जो दूसरा, तो वैसे भी होना ही था। क्यों? हमने कहा ही था कि एक रो में मूव कर रहे हैं, अगर फर्स्ट रो में अगर हम मूव कर रहे हैं तो रो नंबर तो कांस्टेंट हुआ ना, और रो नंबर तो पहला जो लोअर सबस्क्रिप्ट है उसका पहला वाला पार्ट क्या होता है? रो नंबर। ठीक है, सेकंड रो में अगर हम मूव कर रहे हैं तो रो नंबर तो फिक्स हुआ ना, तो लोअर सबस्क्रिप्ट का जो पहला वाला पार्ट है दैट इज रो नंबर, वह तो फिक्स होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन कॉलम नंबर वेरी करेगा। ठीक है, तो जैसे आप पढ़ते थे ना कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2,3, तो इसका मतलब क्या होता था? इसका मतलब क्या होता था कि x के अबाउट 2 एंड y के अबाउट आपको 3 चलना होता था। तो कुछ ऐसा ही समझ लीजिए ना कि ये जो लिखा हुआ है a23, तो आपको क्या चलना है कि हॉरिजॉन्टली सेकेंड लाइन एंड वर्टिकली थर्ड लाइन, दैट इज सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम पे जो आपको चीज मिलेगा वही आपको एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे जैसे आपको क्या मिलता था? पॉइंट, यहाँ पे आपको एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम यह पकड़ा जाएगा। देख लीजिए, आई होप आपको यह बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको। अब आते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर पे। ठीक है, तो यह काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करने में यही काम आने वाला है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स बहुत आसान सा चीज है। एक बार आपको समझ में आ जाए तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने में आपको मजा ही आ जाएगा, उसको इवेलुएट करने में मजा ही आ जाएगा। ठीक है, आप समझिए तो सही। और सीबीएसई में जो क्वेश्चन आता है, जनरली जो क्वेश्चन आता है वो मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो वहां पे मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए हमें कोफैक्टर का जरूरत पड़ता है, और कोफैक्टर के लिए माइनर का जरूरत पड़ता है। तो पहली बात हम लोग समझेंगे माइनर क्या होता है। ठीक है, तो लिख लीजिए माइनर, माइनर क्या होता है, फिर हम लोग कोफैक्टर देखेंगे। माइनर
अच्छा, माइनर से पहले हम आपको यह बता चुके हैं कि ए आई जे क्या रिप्रेजेंट करता है। ए आई जे क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स एलिमेंट प्रेजेंट इन ith रो एंड jth कॉलम। इस बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट का माइनर होता है, ठीक है। तो लिखते हैं माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे is denoted as MIJ। ये तो बहुत आसान हो गया, मतलब AIJ जो था हमारा, उसका जो माइनर होगा उसको MIJ, कुछ नहीं, IJ सेम ही रहा यहाँ पे, बस A की जगह क्या लिखेंगे लोग, कैपिटल M। और ये होता क्या, एंड इज अ डिटर्मिनेंट after removing, ठीक है। इट इज डिटर्मिनेंट आफ्टर रिमूविंग, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑब्टेंड भी कह सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑब्टेंड आफ्टर रिमूविंग ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है। ith रो, ठीक है, एंड jth कॉलम को हटाने के बाद जो डिटर्मिनेंट बचे वही क्या देता है aij के बदले, aij के लिए क्या देता है, mij, ठीक है। तो माइनर ऑफ एलिमेंट aij इज डिनोटेड एज mij एंड इज अ डिटर्मिनेंट ऑब्टेंड आफ्टर रिमूविंग, ठीक है। आप यहाँ पे ऑब्टेंड भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑब्टेंड आफ्टर रिमूविंग ith रो एंड jth कॉलम। ith रो और jth कॉलम को हटा दीजिए तो आपको वहां उसका क्या मिल जाएगा, माइनर मिल जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं एक डिटर्मिनेंट ले लिया 125917012, इसमें से मैं कहा ना कि हर एक एलिमेंट, टोटल तो कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है, 3/3 का डिटर्मिनेंट है। तो यह जो 9 है, अगर मैं इसके लिए क्या निकालूं, माइनर, तो हमें सबसे पहले देखना होगा इसका पोजीशन क्या है। इसका पोजीशन क्या है बताइए, आप खुद बताइए। सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, हॉरिजॉन्टली सेकेंड लाइन में, वर्टिकली फर्स्ट लाइन में। तो इसका पोजीशन क्या है, A21। तो A21 का जो माइनर होगा उसको लिखने का क्या तरीका होगा, M21। माइनर ऑफ A21 क्या हो जाएगा, A21 इज M21, ठीक है। और यह किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, M21 पहली बात। एंड M21 कैसे निकलेगा, तो ये कहता है ना कि आप डिलीट कर दो किसको, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, जहां भी अवेलेबल है रो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को हटा दीजिए। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को हटा दिया, इससे जो डिटर्मिनेंट ऑब्टेन हुआ 2512, यही क्या है, माइनर है। यही क्या हो गया, माइनर हो गया, ठीक है। अब यह वैल्यू आपने निकाला होगा, इससे कैसे निकालते हैं, 2 × 2 4, 1 × 5 कितना, 5। तो ये वैल्यू ऐसे 4 - 5 दैट इज -1 के बराबर है। जिन लोगों को यह बात समझ में आ गई बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो अभी तो हम तो इवेल्युएशन में हम बताएंगे ही, ठीक है। तो पहले तो आप यह देख लीजिए डिटर्मिनेंट कैसे लोग फॉर्म करते हैं। अगर मैं बोलता कि 7 के लिए, इस 7 के लिए डिटर्मिनेंट चाहिए, 7 के लिए डिटर्मिनेंट चाहिए, तो आप तो पहले मुझे इसका पोजीशन बताइए, 7 है कहाँ पे, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होता 7 का, सॉरी, इसका जो माइनर होता 7 का माइनर, यह कहलाता क्या कहलाता, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। और ये कैसे ऑब्टेन होता है, इन दोनों को हटा दीजिए, वापस से ये जाग उठा कौन, 1 0 जो हमने हटा दिया था। तो ये दोनों हटाने के बाद क्या बचता है, 1 2 0 1, और इसको उसी ऑर्डर में डिटर्मिनेंट को लिखिए, छेड़छाड़ मत कीजिए कि 1 को इधर लिख दिया, 0 को इधर लिख दिया, यह बिल्कुल भी नहीं। ये जैसा है बिल्कुल वैसे उसी फॉर्म में, आप बस डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दीजिए उसको, उसी तरह से डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखिए। फिर अगर मैं आपको कहूँ कि 1 का माइनर कैसे निकलेगा, तो ये जिस रो और जिस कॉलम में उसको हटा दीजिए, बाकी 1 7 1 2 आप इसको रख दीजिए डिटर्मिनेंट फॉर्म में, आंसर आ जाएगा। अब आपको यह बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर 2/2 रहता तो क्या होता,
2/2 रहता, अगर मान लीजिए 1 2 9 3 है, तो अगर मैं 1 के लिए माइनर निकालता तो 1 तो गायब हो जाता, इससे क्या बचता 3। तो यह जो डिटर्मिनेंट इसका जो वैल्यू आएगा वही क्या है, इसका माइनर है। आप 2 के लिए भी माइनर निकाल सकते हैं, इसके लिए 2 जहाँ पे उस रो और उस कॉलम को डिलीट कर दीजिए तो आपको क्या मिलता है, माइनर ऑफ 2 दैट इज क्या मिल जाएगा आपको 9। ठीक है, यह इसका पोजीशन आप देखिए ना, इसका पोजीशन क्या, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो M12 क्या हो जाएगा मॉड, ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ, ये देखिए ये खत्म, क्या बचता है सिर्फ 9। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, आप पूछ रहे होंगे सर 1/1 का क्या होगा, तो 1/1 का ये माइनर वगैरह नहीं होता है। ठीक है, 1/1 का माइनर एग्जिस्ट खत्म हो गया क्या, ठीक है, जिस रो जिस कॉलम में खत्म कर दे, कुछ तो बचा ही नहीं ना। तो 1/1 का ना माइनर होता है ना ही कोफैक्टर होता है, तो इस चीज को देखेंगे आगे। ठीक है, तो आई होप माइनर आप सबको समझ में आ गया होगा। फिर लिखिए कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर तो ये समझते हैं। अगर आपको माइनर समझ में आ गया तो कोफैक्टर और भी आसान है। ठीक है, तो लिखिए कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट Aij is denoted as Cij। अगर आप इसको NCERT में देखें तो कैपिटल Aij करके लिखा हुआ है, कैपिटल Aij करके लिखा हुआ है, तो एक ही बात है। ठीक है, जनरली Cij, आपको कोई अदर बुक में देखेंगे तो Cij फॉर्म में आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, एंड ठीक है, एंड डिफाइंड। ठीक है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट डिनोटेड एंड इज डिफाइंड एज फॉलोज। कैसे, Cij जो होगा वो Aij के लिए Cij हम लोग पहले, मतलब Aij जो हमारा एलिमेंट है इसके कोफैक्टर को क्या लिखेंगे Cij, और ये कैसे होता है -1 टू द पावर i प्लस जे इंटू Mij। ठीक है, तो कोई भी कोफैक्टर निकालना है तो आप पहले माइनर निकाल लीजिए और फिर क्या कीजिए -1 टू द पावर सम ऑफ लोअर सबस्क्रिप्ट, यह कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा कोफैक्टर। ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब भी कोफैक्टर होगा और माइनर होगा वो बस साइन वाइज डिफरेंस उनमें आ सकता है। डिफरेंस अगर आएगा तो साइन वाइज आएगा, और ऐसा नहीं हो सकता कि माइनर 5 हो जाए कोफैक्टर 7 हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि माइनर वैल्यू कोई चीज़ है M12 7 है तो C12 9 हो जाए, ऐसा कभी संभव ही नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये बिल्कुल बस ये क्या करेगा, देखिए -1 टू द पावर i प्लस जे, और i और j नेचुरल नंबर है तो इनका सम या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा। तो जब जब यह सम जब इवन होगा तो कोफैक्टर और माइनर इक्वल हो जाएंगे। देख लीजिए, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करने से क्या फर्क पड़ता है, Cij Mij के बराबर हो जाएगा, लेकिन जैसे ही ये ऑड होगा इसका सम तो Cij किसके बराबर हो जाएगा, माइनस टाइम Mij। फॉर एग्जाम्पल अगर M12 आपको गिवन है 7 है तो C12 क्या होना चाहिए, -1 टू द पावर 3 1 + 2 है ना इंटू 7 दैट इज -7। ठीक है, तो माइनर और कोफैक्टर में डिफरेंस अगर हो सकता है तो वह साइन का होगा। ठीक है, दोनों का मॉड वैल्यू सेम ही होता है। अच्छा, माइनर मान लीजिए 0 हो गया, अब सम ऑड हो, ये लोअर सबस्क्रिप्ट का सम ऑड हो या इवन हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोफैक्टर भी वहां पे क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं माइनर और कोफैक्टर कैसे निकाला जाए। तो सबसे पहले लिखिए एक क्वेश्चन, फाइंड एक 2/2 ऑर्डर का लोग लेते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है, फाइंड, तो जैसे 1/1 ऑर्डर का, मतलब 1 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है उसका ना माइनर होता है ना उसका कोफैक्टर होता है। शुरू होती है दुनिया कहाँ से, 2/2 से। ठीक है, 2/2 से अगर माइनर निकालने हम लोग जाएं तो फाइंड माइनर ऑफ 1720। तो चलिए कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट, तो 4 माइनर भी होंगे और 4 कोफैक्टर भी होंगे, तो एक एक करके देखते हैं। चलिए 1 के लिए जो है माइनर ऑफ 1, ठीक है, माइनर ऑफ 1
या 1 क्या है यहाँ पे, अगर मैं पोजीशन वाइज बोलूँ तो बेहतर होगा A11 कहिए, ये A11 कहिए। तो ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं M11। और वो कैसे मिलता है कि यह 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा दीजिए, तो यह खत्म, यह खत्म, देख लीजिए तो क्या बचता है 0। ठीक है, यही इसका माइनर हो गया। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर 1 बाय 1 का जो भी डिटर्मिनेंट है, तो जो वैल्यू मिलता है, जो उसका इनपुट है वही आउटपुट होता है 0। आगे हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, फिर यह देखिए, अगर मैं बोलूँ, अब सीधा मैं बोलता हूँ M12, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, किसकी बात हो रही है? ठीक है, 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कहाँ पे आता है? 7। तो 7 जो एलिमेंट होता है उसको लिखा जाता है A12, लेकिन उसका उसका माइनर को कैसे लिखा जाएगा? M12। ओके, तो यह कैसे ऑब्टेन होगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए, इस बार यह खत्म हो जाएगा, यह खत्म हो जाएगा, यह वापस से जाग उठा, यह देख लो, तो क्या बचेगा? 2, और यह वैल्यू 2 के ही बराबर होता है। ठीक है, फिर M21 यह खत्म हो जाता, क्या बचता खुद बताइए? 7 आ जाता, आप डायरेक्ट बता सकते हैं। फिर M22 क्या आ जाता? M22 क्या? सेकंड रो सेकंड कॉलम को हटाई 1। तो अच्छा, फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बोलूँ -2 का डिटर्मिनेंट कितना होता है, तो आंसर -2 होगा। ये मॉड नहीं है, लेकिन इत्तेफाक से मॉड और डिटर्मिनेंट को दोनों को सेम साइन से ही लिखा जाता है। अगर 2 बाई 2 का है तब तो आप आसानी से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। 1 बाई 1 में क्या होता है कि डिटर्मिनेंट के लिए भी सेम ही चीज लगेगा और मॉड के लिए भी सेम। मॉड वैल्यू -2 का क्या होता है? 2, लेकिन डिटर्मिनेंट वैल्यू जो इनपुट है सेम आउटपुट होता है। तो वो तो क्वेश्चन के सेंस से हमें पता चल जाएगा। यह क्वेश्चन अगर ये डिटर्मिनेंट है तो ये वैल्यू -2 होगा, लेकिन अगर यह मॉड है तो वैल्यू कितना होता है? 2 हो जाता है। ठीक है, तो यह माइनर हमने निकाल लिया। अगर यह माइनर निकाला तो चलिए साथ ही साथ हम इसका कोफैक्टर्स भी निकाल लेते हैं। तो कोफैक्टर क्या होता है? तो वो तो माइनर पे डिपेंड कर जाता है। कोफैक्टर्स इन्हीं का क्या होता है? कोफैक्टर्स क्या हो जाता है? C11 क्या होता है? -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू बताइए कितना? M11 आपने क्या निकाल रखा है? M11 क्या निकाल रखा है? 0। तो फिर 0 इंटू कुछ भी रहे तो 0 ही हो जाएगा। फिर C12 की बात करें तो -1 टू द पावर 3 इनका सम, और C12 देख लीजिए, C12 का वैल्यू कितना है? 2 है, तो यह वैल्यू हो गया -2। फिर आप C21 देख सकते हैं, फिर -1 टू द पावर 3 हो जाएगा इनका सम। ठीक है, और फिर देखिए C21 का वैल्यू कितना है? 7 है, तो 7 को आसानी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -7। फिर C22 देखिए तो -1 टू द पावर 4, और यह वैल्यू कितना है? 1। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही माइनर मिल जाए वैसे हम क्या निकाल पा रहे? कोफैक्टर। तो 2 बाई 2 तक को आपको आसानी से आप माइनर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 3 बाई 3 का माइनर कैसे निकालते हैं, 4 बाई 4 का माइनर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग 2 बाई 2 तक ही रुकते हैं, और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। हम वहाँ पे 3 बाई 3 का आपको माइनर बताएंगे, कोफैक्टर बताएंगे, साथ ही बताएंगे कि कैसे डिटर्मिनेंट को इवेलुएट किया जाता है। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।